नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं जिन्हें प्यार से जननायक कहा गया, यानी लोगों का नायक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर की। एक ऐसा नाम जो सादगी, संघर्ष और सामाजिक न्याय का कह सकते हैं कि एक पर्याय बन गया। और देखिए, उनका पूरा दर्शन, पूरी जिंदगी का सार इस एक वाक्य में समाया हुआ है। सामाजिक न्याय ही मेरा धर्म। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये वो धुरी थी जिसके इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति, उनके सारे फैसले घूमते रहे। बिल्कुल। और देखिए, उनके निधन के इतने सालों बाद, उनके 100वें जन्मदिन के ठीक पहले, देश ने उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा। ये सम्मान इस बात पर मोहर लगाता है कि कर्पूरी ठाकुर के विचार आज भी कितने जरूरी और जिंदा हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। एक छोटे से गांव में एक चिंगारी का जन्म हुआ जो आगे चलकर सामाजिक क्रांति की एक बड़ी मशाल बनी। 24 जनवरी 1924 बिहार के समस्तीपुर का एक छोटा सा गांव पितौंजिया, जिसे आज हम कर्पूरी ग्राम के नाम से जानते हैं। यहीं नाई समुदाय के एक बेहद साधारण परिवार में गोकुल ठाकुर के घर कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ। सोचना होगा कि उस दौर में इस समुदाय के लिए सामाजिक और आर्थिक मौके लगभग ना के बराबर थे। और शायद यही जमीनी हकीकत उनके संघर्ष की पहली पाठशाला बनी। उनका शुरुआती जीवन ही असल में उनके संकल्प की कहानी कहता है। देखिए, 1940 में मैट्रिक पास करना उस जमाने में उनके समुदाय के किसी लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो सिर्फ अपनी तरक्की तक नहीं रोके। 1942 में अपनी पढ़ाई छोड़कर वो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े और देश की आज़ादी के लिए 26 महीने जेल में भी बिताए। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है कि कैसे सामाजिक चुनौतियों ने ही उनकी व्यक्तिगत शक्ति को और मजबूत कर दिया। एक मशहूर किस्सा है कि जब वो मैट्रिक पास करके एक जमींदार के घर गए तो उनसे पैर दबाने को कहा गया। शिक्षा से जो आत्मसम्मान मिला था, उस पर यह चोट इतनी गहरी लगी कि उन्होंने ठान लिया कि लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि समाज में फैली इस गुलामी से भी लड़नी है। बिल्कुल। और जेल से बाहर आने के बाद उनका संघर्ष एक नए मैदान में उतरा, राजनीति का मैदान। लेकिन ये वो राजनीति नहीं थी जिसका मकसद सिर्फ सत्ता पाना हो। ये थी उद्देश्य की राजनीति, समाज को बदलने की राजनीति। उनका राजनीतिक सफर हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर ताजपुर से पहली बार विधायक बने और उसके बाद कभी कोई चुनाव नहीं हारे। उनका कद लगातार बढ़ता गया। 1967 में वो पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बने और फिर 70 के दशक में 2 बार मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। उप मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जो फैसले लिए वो सचमुच में क्रांतिकारी थे। सबसे बड़ा फैसला था मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करना। जरा सोचिए, इस एक फैसले ने गांवों और गरीब घरों के उन लाखों बच्चों के लिए आगे की पढ़ाई और सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोल दिए जो सिर्फ अंग्रेजी ना जानने की वजह से पीछे रह जाते थे। ये एक तरह से शिक्षा का लोकतंत्रीकरण था। अब चलते हैं उनके सबसे बड़े और शायद सबसे महत्वपूर्ण योगदान की तरफ। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सामाजिक न्याय का वो अध्याय लिखा जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। साल था 1978। उन्होंने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया और मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। इस कमीशन का काम था बिहार में उन जातियों की पहचान करना जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी थीं और जिन्हें सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व की सख्त जरूरत थी। यहीं पर कर्पूरी ठाकुर की दूरदर्शिता साफ दिखती है। उन्होंने सिर्फ ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया, बल्कि पिछड़े वर्ग के अंदर भी न्याय किया। उन्होंने पिछड़े वर्गों को 2 हिस्सों में बांटा, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी के लिए 12% और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसी के लिए 8%। ये पहली बार था जब नाई, मल्लाह, लोहार जैसी अति पिछड़ी जातियों को एक अलग पहचान और हक मिला जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गई थीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो फॉर्मूला था, जो नीतियां थीं, कागज पर तो अच्छी लगती हैं, इनका जमीनी स्तर पर आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। जिन समुदायों की आवाज सदियों से दबाई गई थी, उन्हें पहली बार एक राजनीतिक और सामाजिक पहचान मिली। नाई जैसे समुदाय जो पीढ़ियों से सिर्फ अपने पारंपरिक पेशे में बंधे थे, उनके बच्चों के लिए अब सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों के दरवाजे खुल गए थे। ये सिर्फ आरक्षण नहीं था, ये आत्मसम्मान और सशक्तिकरण की एक क्रांति। और ये स्लाइड देखिए,
ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि बदलाव सिर्फ नीतियों में नहीं, बल्कि सत्ता की संरचना में भी था। उनके कार्यकाल में मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़कर लगभग 50% हो गया। सरकार का फोकस अब सिर्फ सामान्य विकास से हटकर समाज के सबसे वंचित तबके तक न्याय पहुंचाने पर आ गया। कर्पूरी ठाकुर की असली ताकत सिर्फ उनकी नीतियों में नहीं थी, वो उनके चरित्र में बसती थी। वो सादगी की एक चलती फिरती मिसाल थे। जरा कल्पना कीजिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री साइकिल और रिक्शे से सफर कर रहा है। ये कोई दिखावा नहीं था, यह उनकी जीवन शैली थी। और उनकी यही सादगी उन्हें आम लोगों के, उनके अपने लोगों के बेहद करीब ले आती थी। उनके लिए कोई वीआईपी कल्चर था ही नहीं, वो सच में जनता के नायक। एक और किस्सा है, जब उनके बेटे ने राजनीति में आने की इच्छा जताई तो उन्होंने उसे साफ साफ राजनीति से दूर रहने और अपना पुश्तैनी धंधा यानी पारंपरिक काम करने की सलाह दी। आज की राजनीति में यह सोचना भी मुश्किल है। ये परिवारवाद पर एक बहुत कड़ा प्रहार था। वो लाखों गरीबों के बच्चों का भविष्य बना रहे थे, अपने बच्चे का नहीं। यही वजह है कि 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जब 1988 में उनका निधन हुआ तो उनके बैंक खाते में कुछ हजार रुपए से ज्यादा नहीं थे। विरासत में देने के लिए 1 इंच जमीन तक नहीं थी। उनका असली खजाना था लोगों का बेपनाह प्यार, सम्मान और उनकी बेदाग ईमानदारी। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, उनकी अमर विरासत। उनका शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन उनके विचार आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। 17 फरवरी 1988 को सिर्फ 64 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। ऐसा लगा जैसे सामाजिक न्याय का एक सूरज अस्त हो गया। लेकिन उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। साल 2024 में उनके जन्म के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। और ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये सामाजिक न्याय के उस विचार का सम्मान है जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो अंत में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि आज की राजनीति कर्पूरी ठाकुर के जीवन से क्या सीख सकती है। क्या सादगी, ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव के समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए काम करने का उनका जज्बा आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है, जो हमें सिखाता है कि सत्ता सेवा का माध्यम है, व्यक्तिगत लाभ का नहीं।